बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 11 मानव स्वास्थ्य एवं रोग अर्थात ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंतर्गत पार्ट 6 लेकर के आए हैं। अगर इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं, और अगर इसके पहले के सभी चैप्टर्स फ्री में बहुत ही आसान भाषा में एक एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट से देखिए, टोटल टॉपिक्स टोटल चैप्टर अपलोड हैं। तो चलिए आज के पार्ट में आप लोगों को प्रतिरक्षा के बारे में बताएंगे, अर्थात इम्यूनिटी के बारे में टोटल जानकारी बताएंगे। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, सब कुछ समझाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिरक्षा किसे कहा जाता है। तो देखिए एक सिंपल सी परिभाषा आपको बताते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा कहते हैं। ये एक छोटी सी परिभाषा है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे ही प्रतिरक्षा कहा जाता है। हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा वातावरण होता है, जो वातावरण है, वातावरण में अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं, अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से सूक्ष्म जीव? जैसे विषाणु है, विषाणु जिसे हम वायरस कहते हैं, और इसी तरह से जैसे जीवाणु होता है जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया। ऐसे ही कवक होता है, कवक जिसे हम फंजाई कहते हैं, और ऐसे ही प्रोटोजोवा होते हैं, प्रोटोजोवा हैं, वह अन्य परजीवी भी आप कह सकते हो, अन्य परजीवी जो होते हैं। ये वातावरण है, और वातावरण में अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, अन्य परजीवी हो, प्रोटोजोवा हो, तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये सूक्ष्म जीव किसी न किसी माध्यम से जो मनुष्य होता है, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। किसी न किसी माध्यम से ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, चाहे वो हवा के माध्यम से हो, चाहे वो पानी के माध्यम से हो, किसी न किसी माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, अनेक तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, रोग पैदा करते हैं, क्योंकि ये रोगजनक हैं इसलिए रोग पैदा करते हैं। तो हमारा जो शरीर होता है, जो हमारा शरीर है या जो हमारी बॉडी है, इन रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाती है या क्षमता विकसित करती है। यह कह लीजिए कि एक रक्षा तंत्र का निर्माण करती है, रक्षा तंत्र का निर्माण करती है, उसे ही प्रतिरक्षा कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहें तो इम्यूनिटी कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर के रोगों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहते हैं। और समझाने के लिए मैंने बताया, आपको अच्छे समझ में आया होगा कि प्रतिरक्षा क्या होती है। अब देखिए जो प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा के प्रकारों को देख लेते हैं। प्रतिरक्षा के प्रकार को देख लेते हैं, कितने प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। चलिए नए पेज पर आपको बताते हैं। तो देखिए जो प्रतिरक्षा है, जो प्रतिरक्षा है या इम्यूनिटी है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो सहज प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, या इसे इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है, और दूसरी होगी उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। फिर इसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, इम्यूनिटी कहा जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी आप कह सकते हैं। तो प्रतिरक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की हुई, पहली सहज प्रतिरक्षा और दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा। अब देखिए जो सहज
देखिए पहले इसको अच्छे से समझा देते हैं, इसके बाद कैसे लिखेंगे परीक्षा में, लिखने का तरीका भी आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो देखिए जो सहज प्रतिरक्षा है इसमें कई भाग होते हैं। एक तो प्रथम स्तर की सुरक्षा होती है, प्रथम स्तर की रक्षा या सुरक्षा, जिसके अंतर्गत शारीरिक अवरोध आते हैं, जैसे त्वचा के द्वारा आता है। ऐसे ही आहार नाल के द्वारा कैसे प्रतिरक्षा होती है, आहार नाल द्वारा आ जाएगा। ऐसे ही श्वसन पथ द्वारा हो जाएगा, श्वसन पथ द्वारा हो जाएगा। ऐसे ही आंसुओं के द्वारा। तो ये शरीर की सतह से हो जाएगा। पहला क्या होगा, शरीर की सतह से, तो इसको हम मान लेते हैं ए, और इसको रोमन अंक फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, और रोमन अंक फर्स्ट में जाएगा शरीर की सतह से, शरीर की सतह से प्रथम स्तर की जो प्रतिरक्षा होती है। और इसके बाद में इसी में बी मान लीजिए द्वितीय स्तर की जो प्रतिरक्षा होती है। द्वितीय स्तर की प्रतिरक्षा में आप तो देखिए इसको रोमन अंक फर्स्ट माना था, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए, इस तरह से हो जाएगा। अब द्वितीय स्तर की प्रतिरक्षा में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में भक्षण सुरक्षा तंत्र हो जाएगा या फाइगोसाइटोसिस, और दूसरा हो जाएगा शोथ, और तीसरा हो जाएगा इंटरफेरान, और ऐसे ही मारक कोशिकाएं हो जाएगा, मारक कोशिकाएं, तो कई सारे इसमें हो जाएंगे। इसके बाद में अगर उपार्जित प्रतिरक्षा की बात की जाए, तो ये दो स्तर पर कार्य करती है, कौन कौन से, एक तो तरल, पहला क्या हुआ तरल प्रतिरक्षा, या तरल को ह्यूमरल प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, ह्यूमरल प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। और दूसरा हो जाएगा इसमें कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, तो ये दो तरीके की हो जाएगी। अब देखिए इसमें जो सहज प्रतिरक्षा है ये शरीर की अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। जो सहज प्रतिरक्षा होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है, अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, जो जन्म से हमें प्राप्त होती है, जन्म से ही उपस्थित होती है या जन्म से ही हमें प्राप्त होती है। और आपको बता दें ये जो सहज प्रतिरक्षा है, ये जो बाह्य कारक होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, यानी रोग के जो अणु होते हैं, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो आदि हैं, इनके प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। और इसमें दो स्तर मैंने बताए, प्रथम स्तर की रक्षा और द्वितीय स्तर की प्रतिरक्षा। प्रथम स्तर की रक्षा में शरीर की सतह द्वारा प्रतिरक्षा मैंने बताया है। तो शरीर की सतह में पहला बताया है त्वचा के द्वारा, शरीर की सतह के अंतर्गत है त्वचा के द्वारा। तो जब भी कोई जीवाणु है या विषाणु है, जब त्वचा से प्रवेश करने लगता है, कोई भी रोगाणु प्रवेश कर रहा है, तो हमारी जो त्वचा होती है ये जल रोधी होती है और जीवाणु रोधी भी होती है, जिससे इसमें जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारी त्वचा में जो होता है एक किरेटिन होता है, किरेटिन और स्ट्रैटम कार्नियम, ये मृत कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, ये कोशिकाएं जो रोगाणु आते हैं, उन रोगाणुओं को, चाहे जीवाणु हो चाहे विषाणु हो, उनको शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देती हैं। ऐसे ही आहार नाल की बात की जाए तो आहार नाल में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। जब कोई बैक्टीरिया अंदर घुसने का प्रयास करता है तो इसी म्यूकस मेम्ब्रेन में फंस जाता है और आहार नाल के द्वारा नीचे मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमारी रक्षा होती है। और अगर श्वसन पथ द्वारा देखा जाए तो जो हमारा श्वसन पथ है, अगर इसमें कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है या बैक्टीरिया घुसता है, तो घुसने में क्या होता है श्वसन पथ में कि पहले नाक होती है,
नाक के अंदर आपने देखा होगा बाल वगैरह होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसी में चिपक जाते हैं, अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस तरह से रक्षा करती है। और अश्रु ग्रंथियां जो होती हैं, आंसू के द्वारा जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको बाहर निकाल कर फेंक देती हैं। तो इस तरह से त्वचा के द्वारा, आहार नाल के द्वारा, श्वसन पथ के द्वारा, अश्रु द्वारा हो जाएगा। और इसके बाद में द्वितीय स्तर में यहाँ पर भक्षण सुरक्षा तंत्र है। तो भक्षण सुरक्षा तंत्र ये दूसरा स्तर होता है कि जो हमारे श्वेत रुधिराणु होते हैं, रुधिराणु होते हैं यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, या जो हमारी WBC होती हैं, ये WBC में जो मोनोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये क्या करते हैं कि अमीबा के आकार की आकृति बनाते हैं और ये टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती हैं, टूटी फूटी कोशिकाओं को खा जाते हैं, उनके मलबे को खा जाते हैं, जो निर्जीव पदार्थ आते हैं उनको खा जाते हैं, और जो सूक्ष्म जीव आते हैं उनको खा जाते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं। इसीलिए इनको भक्षण सुरक्षा तंत्र भी कहा जाता है। और इन कोशिकाओं को भक्षी कोशिकाएं भी कहा जाता है। और भक्षी कोशिकाओं की अगर बात की जाए तो इसकी खोज मेचेनिकॉफ ने की थी। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ऐसे ही शोथ प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो शोथ प्रक्रिया में या प्रदाह अवरोध में क्या होता है कि अगर हम कहीं कट गए हैं तो उस कटने वाले स्थान पर क्या होता है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव अंदर प्रवेश करने लगते हैं, आसानी मिल जाती है उनको, एक जगह मिल जाती है सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने के लिए। तो क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी जो कोशिकाएं होती है रक्षा तंत्र वाली, वो कोशिकाएं यहाँ पर आ जाती हैं और उसको खाना शुरू कर देती हैं सूक्ष्म जीवों को। जो माइक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं, वो माइक्रोफेज कोशिकाएं उसी घाव की जगह पर पहुंच जाती हैं और जो छत विछत कोशिकाएं होती हैं उनको, जो जीवाणु होते हैं उनको, जो विषाणु होते हैं उनको, वो सब खाकर समाप्त कर देती हैं। इसलिए इस तरह से रक्षा करती हैं। और जो इंटरफेरान है, इंटरफेरान के बारे में आपको बता दें, जैसे ये वायरस से संक्रमित कोशिकाएं हैं तो इसके चारों ओर एक विशेष एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण होता है। एंटीवायरल प्रोटीन बनती है। ये एंटीवायरल प्रोटीन जो होती है, यह प्रोटीन इन्हीं विषाणुओं को मारने के काम आती है। इसे ही इंटरफेरान कहा जाता है। इंटरफेरान पर टिप्पणी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं विशेष एंटीवायरल प्रोटीन बनाती हैं और ये जो एंटीवायरल प्रोटीन होती है ये ऊतक द्रव में इकट्ठा होती है, ऊतक द्रव में इकट्ठा होती है या टिश्यू फ्लूइड में इकट्ठा होती है और इसी एंटीवायरल प्रोटीन को इंटरफेरान कहा जाता है। और आपको बता दें, जो इंटरफेरान होती हैं ये पोषक कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो पोषक कोशिकाएं होती हैं, इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज आइजेक तथा लेंडेमान ने की थी। आइजेक और लेंडेमान ने दो विषाणुविज्ञ वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। और इंटरफेरान का प्रयोग अगर कहा जाए तो कैंसर के उपचार में किया जाता है और हेपेटाइटिस बी और सी के उपचार में किया जाता है। तो इस तरह से सहज प्रतिरक्षा हो जाएगी। चलिए अब उपार्जित प्रतिरक्षा को अलग पेज पर आपको समझा देते हैं कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है यह हमें जन्म से नहीं प्राप्त होती है। वास्तव में जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, जैसे हमारा जीवन काल है, तो इस जीवन काल में जो रोगाणु आते हैं, रोगाणु होते हैं, उनके एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने पर उनसे सुरक्षा देती है या सुरक्षा विकसित करती है और ये अलग से ली जाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा है। ये उपार्जित प्रतिरक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होते हैं जल्दी से आपको समझा देते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा एक तो सक्रिय होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा, और दूसरी होती है अक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। जैसे ये हमारी शरीर है, ये हमारी बॉडी है, तो हमारे शरीर की खुद की जो कोशिकाएं होती हैं, खुद की जो कोशिकाएं हैं
कोशिकाएं हैं वो संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज बनाती हैं, तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। यानी सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति, इन्फेक्शन के प्रति एंटीबॉडीज विकसित करती हैं, तो उसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। और जो अक्रिय प्रतिरक्षा है, इसमें शरीर की अपनी कोशिकाएं नहीं होती हैं, अन्य जीवों के शरीर में विकसित होती हैं। ये अन्य जीवों के शरीर में विकसित हुई एंटीबॉडी को एंटीजन के प्रभाव से समाप्त करने के लिए दूसरे जीव में निवेशित किया जाता है। यानी दूसरे जीव से बनाई जाती हैं और ये खुद की अपनी कोशिकाएं होती हैं। और जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, इसमें एंटीबॉडी जो बनती है समय लगता है। यानी जो अपनी खुद की कोशिकाएं हैं, ये एंटीबॉडीज बनाने में समय लगाती हैं, टाइम लगाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सक्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, जबकि इसमें तुरंत लाभ होता है, तुरंत लाभ पहुंचता है। क्योंकि जैसे इंजेक्ट किया गया, बस आपको लाभ मिल गया, तो इसमें बनाना पड़ेगा। तो ये, लेकिन क्या होता है कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा ये हानिकारक नहीं होती है, जबकि जो अक्रिय प्रतिरक्षा है ये हानिकारक भी हो सकती है, संभावना रहती है कि हानिकारक हो जाए। और ये चिरस्थायी होती है, हमेशा के लिए रहती है, जबकि ये कुछ ही दिनों के लिए रहती है, चिरस्थायी नहीं होती है। तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा के दो प्रकार मैंने बताया, सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय प्रतिरक्षा। जब शरीर की खुद की कोशिकाएं, खुद की जो सेल्स हैं, इन्फेक्शन के प्रति एंटीबॉडीज विकसित करती हैं, डेवलप करती हैं, तो उसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। जब अन्य जीवों के शरीर की एंटीबॉडीज को एंटीजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, यह एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं अन्य जीवों के शरीर से, तो उसे ही अक्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। इसमें एंटीबॉडी बनने में बहुत समय लगता है, धीरे धीरे करके बनती है, जबकि इसमें तुरंत लाभ पहुंचता है। और ये हानिकारक नहीं है, लेकिन ये हानिकारक होती हैं, ये चिरस्थायी हैं, ये चिरस्थायी नहीं होती हैं। चलिए बताते हैं कि इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे कि अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो प्रतिरक्षा, रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सहज और उपार्जित। सहज प्रतिरक्षा, ये प्रतिरक्षा हमें जन्म से प्राप्त होती है, जो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। सहज प्रतिरक्षा मुख्य रूप से निम्न भागों में होती है। तो ये आप शॉर्ट ले लीजिए, यहां से नोट हो जाए। तरह से ये आप शॉर्ट ले सकते हैं। इसी तरह से भक्षण सुरक्षा तंत्र का शॉर्ट ले लीजिए। फिर ये इंटरफेरान का शॉर्ट ले लीजिए, इंटरफेरान का शॉर्ट है। और फिर ये उपार्जित प्रतिरक्षा का शॉर्ट ले लीजिए। तो इस तरह से आज का वीडियो हो गया है। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।